करूं आदरणीय विपिन जैन साहब आपके स्वागत में कि नई राहें, इन्हीं की पंक्ति है, नई राहें नई मंजिल नया आगाज देता हूँ, नई राहें नया मंजिल नया आगाज देता हूँ, मैं दीवानों की चाहत को नया अंदाज देता हूँ। नई राहें नई मंजिल नया आगाज देता हूँ, मैं दीवानों की चाहत को नया अंदाज देता हूँ। कभी जो कह नहीं पाए जुआ से आरजू अपनी, उन्हीं खामोश ओठों को मैं अल्फाज देता हूँ। विपिन जैन जी इस तरह की सारगर्भित रचनाएं लिखते हैं, इस तरह की मजबूत गजल पेश करते हैं, सरलता, सहजता, मधुरता और कम बोलने वाले। देखिए, एक बार विपिन जैन जी और मैं एक डॉक्टर के पास बैठा था, तब तक ठीक हूबहू इन्हीं के शकल का एक आदमी सपत्नी डॉक्टर के चैम्बर में पधारा। अभी ये मेरे साथ नहीं बैठे होते और अचानक मैं देखता तो मैं समझ जाता, पत्नी तो इनकी पत्नी को मैं भी जानता हूँ, तो मैं तो समझता कि ये कोई दूसरी महिला है, लेकिन ये विपिन जैन जी हैं, ये मैं गारंटी कर लेता। लेकिन चूंकि ये पहले से मेरे साथ बैठे थे तो मैंने समझ लिया कि वो विपिन जैन नहीं है, लेकिन हूबहू। और वो महिला सीधे सवाल करी डॉक्टर से, डॉक्टर साहब ये हमारे पतिदेव हैं और रात में बड़बड़ाते हैं, गुनगुनाते हैं, और डॉक्टर साहब ने कहा कि आप इन्हें दिन में बोलने का मौका दीजिए। तो मैं कभी उनको देख रहा था, कभी अपने साथी मित्र विपिन जैन जी को देख रहा था। इनके बारे में यदि कहें दुष्यंत की पंक्ति से मैं आपका स्वागत करूं कि वो आदमी नहीं मुकम्मल बयान है, वो आदमी नहीं मुकम्मल बयान है, माथे पर इसके चोट का निशान है। सामान कुछ भी नहीं है, फटेहाल है, मगर झोले में इसके संविधान है, मगर झोले में इसके कोई संविधान है। जी, तो अभय कह रहा था कि कल की नुमाइश में मिला वो चिथरा लपेटे हुए, मैंने पूछा नाम, उसने कहा हिंदुस्तान है। युवा ऊर्जा के साथ जीवन के जंग को लड़ता हुआ राष्ट्रीय सोच का एक सच्चा प्रहरी, जिसकी रचनाओं में आग है तो फाग भी है। यदि जोश और ऊर्जा की कविताएं लिखता है तो प्यार के भी गीत लिखता है कि दर्द सीने में जख्म कागजातों में लपेटे, दर्द सीने में जख्म कागजातों में लपेटे, शहर से गांव तक मरहम लिए चलता है, शहर से गांव तक मरहम लिए चलता है। रात अंधेरी हो या हो राह कांटों भरी, अंगारों से चलकर आता है कहाँ बताता है, अंगारों से चलकर आता है कहाँ बताता है। ऐसे ऊर्ज का, ऐसे सहृदय व्यक्ति का सौभाग्य है हम लोगों का, अजनारा इंटीग्रिटी का, कि ऐसी शख्सियत भी हमारे बीच में है जुआ, जिसे आप जब खोजे, जहाँ खोजे, जैसे खोजे, ये हर समय उपलब्ध है। मेरी हिम्मत इसके बाद नहीं कर रही है उनके बारे में बताने का जिनके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। भाई मुकुंद दास जी, न जाने इस जन्म से ही या पिछले जन्म से ही इनसे हमारा मिलना जुलना है, नाता रिश्ता है हमारे में, और इनमें एक दो खासियत है, कहें कि मेल है। जैसे ये भी कवि हैं, मैं भी कवि हूँ, जैसे ये भी बिहार से है, मैं भी बिहार से हूँ, जैसे ये भी गीत गजल लिखते हैं, मैं भी लिखता हूँ, जैसे इनकी भी एक ही पत्नी है, जैसे इनके सर पर बाल नहीं है, हमारे सर पर भी। अच्छा, बाल होने और नहीं होने के पीछे ऐसा होता है कि आप लोग के सर पर, जिनके सर पर बाल है, निश्चित तौर पर माता पिता हैं, उनका आशीर्वाद मिल रहा है तो सर के बाल सही सलामत हैं। जिनको माता पिता का आशीर्वाद मिलता है उनके बाल सही सलामत होते हैं। महिलाओं के बाल ज़्यादा होते हैं क्योंकि माता पिता का भी मिला, सास ससुर का भी मिला, तो वो अलग बात है। अच्छा, कुछ मेरे जैसे लोगों के जिनके बाल थोड़े होते हैं, थोड़े नहीं होते हैं। अब जैसे टोपी खोलूँगा तो देखिएगा, अब नहीं खोलूँगा, जैसे थोड़े थोड़े बाल हैं नीचे में, माता पिता का प्यार बचा हुआ है,
और इधर ऊंचा हुआ है। आप देख के ही अंदाजा कर लेंगे कि ये सहलाया हुआ नहीं है, ये नोचा हुआ बाल है। मुकुंद दास जी को देखकर आप समझेंगे कि ये नोचा नहीं गया है, सहलाया गया है। और पत्नियां यदि बड़े प्यार से बाल सहलावे तो आप समझ लें एक भी बाल दिखाई नहीं देगा। और इनकी मैडम तो खैर इतना प्यार रखती हैं कि यदि इन्होंने कहा कि आज होली में मैं नहीं आऊँगा तो ये बोलती है कि सीधे मैं ट्रेन पकड़ रही हूँ। तो भाई मुकुंद दास जी के लिए मैं कहूँ कि न बेजा बोलने की आदत है, न बेजा बोलने की आदत है, न चुप रहने की आदत है। हकीकत जिसमें हो इनको वही कहने की आदत है। हकीकत जिसमें हो इनको वही कहने की आदत है। गलत होता हुआ देखें तो चुप भी कब रहा जाता, गलत होता हुआ देखें तो चुप भी कब रहा जाता। बला से कोई कुछ सोचे सच कहने की आदत है। ऐसे कलम के प्रहरी को आप सुनेंगे इनकी रचनाओं के माध्यम से तो आप निश्चित तौर पर हमें दाद देंगे, क्योंकि मैंने पहले से बता दिया है इनके बारे में। अब एक दो जो हमारे आसपास भाई हैं इनको छोड़ते हुए मैं उधर की ओर जाता हूँ। आपकी सोसाइटी में यदि मुझको डर लगता है इसमें घुसने में तो न सिक्योरिटी से डर न ये वो वालों से डर, एक ही शख्स है जिससे मुझे डर लगता है कि यदि से सोसाइटी में मैं घुसा और कहीं मुकाबला हो गया, बनारस की धरती है ना, इलाहाबाद बनारस सब वही जोन है, समझ गए ना आप कुछ इनको कह नहीं सकते हैं। सामाजिक आंदोलन खड़ी करनी हो या यहाँ कोई आंदोलन खड़ा करना हो या मंदिर में आंदोलन खड़ा करना हो या अगल बगल के सोसाइटी में आंदोलन खड़ा करना हो, सच के पक्ष में कहीं भी कुछ भी बोलने में ऋचा रघुवंशी जी सबसे आगे रहते हैं और इनके तर्क सुझाव ग्राह्य होते हैं, सबको पसंद आते हैं। इनके बारे में यदि मैं कहूँ, अहमद फराज की दो पंक्ति कि सुना है बोले तो बातों से उसके फूल झड़ते हैं, सुना है बोले तो उसके बातों से फूल झड़ते हैं। ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। और सुना है उसको भी है शेरो शायरी से सगफ, सुना है उसको भी है शेरो शायरी से सगफ, तो आओ मिलकर हम भी उसके हुनर को देखते हैं। आप इनके हुनर को देखेंगे जब ये पढ़ेंगी। ऐसे आज ये लोग पूरा विचार करके आई है, काला काला ड्रेस, और हमें ये लीक हो गया था इन्फॉर्मेशन तो मैं व्हाइट में आ गया। अब ब्लैक एंड व्हाइट की जो जोड़ी बनेगी, अब आप लोग सोचिएगा कि ब्लैक एंड व्हाइट की जोड़ी कैसी बनेगी। अब है सामने हमारे रितु शर्मा जी। रितु शर्मा जी, होली का रंग कपड़ों पर भी सस्ता है, होली का रंग तन मन पर सस्ता है। और जब रितु शर्मा जी होली के रंग को अपने तन मन और कपड़ों में सजाती हैं तो मौसम खिलखिलाने लगता है, हवा गुनगुनाने लगती है। सबसे पहले आई थी और बादल तब तक रुका हुआ रहेगा जब तक रितु शर्मा जी यहाँ रहेंगी। ये जो आकाश की बादल की जो कालिमा है वो आपके वस्त्रों में छाई है। सच्चाई की मुस्कुराहट लिए, अपनों के आने की आहट लिए, फुर्सत के क्षणों को साकार करती हुई जब आप कलम उठाती हैं तो शब्द मोहब्बत के गीत बनकर निकलते हैं कि एक कलम जरा रुक रुक कर चल, ये कलम जरा रुक रुक कर चल, कितना हसीन मुकाम आया है। एक कलम जरा रुक रुक कर चल, कितना हसीन मुकाम आया है। एक लम्हा ठहर जा, उसे दर्द न हो, एक लम्हा ठहर जा, उसे दर्द न हो। मेरे नोक, तेरे नोक के नीचे मेरे सनम का नाम आया है। सनम आए हुए हैं क्या? पहुंचने वाले तो तेरे नोक के नीचे मेरे सनम का नाम आया है।
ऋतु शर्मा जी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत है और डॉक्टर रचना पंत जी बनकर सबकी सहरे मुखर हो जाऊं, चाहता हूँ पी जाऊं हलाहल मीरा बन जाऊं, चाहता हूँ पी जाऊं हलाहल मीरा बन जाऊं। और ये दरो दीवार, एक खुली छत, ये हवा रूबरू हो मुझसे, ये नीम हकीम जरा हट, हर दर्द की दवा बन जाऊं। अब आयुर्वेदिक डॉक्टर भी हैं, हर दर्द की दवा है आपके पास। एक ऐसा दीवानापन, एक ऐसा पागलपन, एक ऐसी सकारात्मकता, चिंतन मनन समाज राष्ट्र और परिवार के लिए सोचते हुए पूरे कायनात के लिए सोचना, और जब जब समय मिले कुछ रचनाएं लिख लेना, कम लिखना बट जो भी लिखना दमदार लिखना, रचनापन जी की खासियत है। आपका हार्दिक स्वागत है। भाई सुरेंद्र सिंह जी हमारे दाहिने बाजू में हैं। जब वो लक्ष्य भेद करना था अर्जुन को, तो अर्जुन के मन में उस समय जो जो विचारधाराएं थी, अर्जुन के हृदय में जो एक मजबूती था, एक संकल्प था, उस तरह के संकल्प को ये धारण करते हैं जब जब ऐसा मौका आता है कि मछली नाच लगा ले जितनी, मछली नाच लगा ले जितनी, चिंता की कोई बात नहीं, लक्ष्य भेदने अर्जुन आया है शायद उसको ज्ञात नहीं, लक्ष्य भेदने अर्जुन आया है शायद उसको ज्ञात नहीं। चौपालों पर सभा लगेगी, सब कुछ होगा सही सही, गौरैया भी बोल रही थी अपना घर भी यही कहीं। इस भाव को, इस संजीदगी को, इस ऊर्जा को जीने वाले भाई सुरेंद्र सिंह जी कम लिखते हैं बट गजब लिखते हैं। और हमारे अजीत श्रीवास्तव जी, मैं तो तभी से निश्चिंत हो गया था जब ये मेरे बगल में आकर बैठे। इतना भारी भरकम व्यक्ति जब अगल बगल में बैठा हुआ हो और वो भी अनुज के रूप में, तो फिर डर किसका। कवि, पत्रकार, श्रमजीवी, कर्मजीवी, कर्म को जीने वाला, धर्म को जीने वाला, समाज को जीने वाला व्यक्ति अजीत श्रीवास्तव जी व्यक्ति ही नहीं व्यक्तित्व की सीमा की ओर बढ़ रहे हैं। इनके योगदान को आप शहरों में, चाहे अखिल भारतीय साहित्य परिषद हो, संस्कार भारती हो, विधा हो, और भी बहुत सारी साहित्यिक सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए आप सचमुच अजीत है, जिसे जीता नहीं जा सकता है। चार पंक्ति में इनको कहूँ कि रक्त रंजित मन लिए क्या हमें है मिल रहा, सुरा के आगोश में कब भला जीवन पला, विश्वास का हो अंकुरन कुछ हम ऐसा करें, आइए प्यार के संसार की रचना करें। तो प्यार के संसार की रचना करने वाले हमारे अजीत भाई जी, और अब तो खाली गुरु जी रह गए हैं। तो परिचय है मेरा, और उस जमाने से इनका आशीर्वाद हमें मिल रहा है। जिस जमाने में राजनगर एक्सटेंशन में 1-2 सोसाइटीज बनी थी और कंक्रीट का शहर जाना जाता था, आपने इस कंक्रीट के शहर में भारतीय संस्कृति को, उसकी विरासत को नींव का पत्थर बनकर संजोया है, पिरोया है, और आज हम अभी इस हाल पर पहुंचे हैं तो आपका भी श्रेय कहीं न कहीं है, मुझे सब याद है। कहते हैं कि बसंत के आने से प्रकृति सुधर जाती है और संत के आने से संस्कृति सुधर जाती है। आज आप संत के रूप में हमें दिख रहे हैं, और इस सौभाग्य है हम लोगों का, यहाँ बसंत भी है और संत भी है। एक बार जोरदार ताली हमारे पराशर जी के लिए। कि किसी को हो न सका इनके कद का अंदाजा, पराशर साहब, किसी को हो न सका इनके कद का अंदाजा, आसमां है वह पर सर झुका कर चलता है। किसी को हो न सका इनके कद का अंदाजा, आसमां है वह पर सर झुका कर चलता है। ऐसे व्यक्तित्व के स्वामी, हम सबों के अग्रज, प्रेरक, आपका हार्दिक स्वागत है। अब आप चिंतित होंगे कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, तो मैं क्या कहूँ, क्योंकि आपके सोसाइटी में इसलिए कुछ कह लेता हूँ, अपने सोसाइटी में मैं नहीं बोल पाता कुछ।
एक बार ब्लड डोनेट करने गया था, पानी निकलने लगा। लोगों ने चिंता व्यक्त की। हमने कहा देखो मैडम आसपास में होगी, और वही हुआ। जैसे ही मैडम गई फिर खुद निकलने लगा। तो मैं वह कुछ भी नहीं जो आप समझ रहे हैं, मेरे पास वह कुछ भी नहीं था जो होना चाहिए था। मैं तब भी मुस्कुराता रहा जब मुझे रोना चाहिए था। और जैसा मैंने कहा कि पत्नी मुझे आकाश कहती है, उनकी सहेलियां मुझे बदमाश कहती है। यारों के दिलों में वास करता हूँ, उदासियों के दिनों में उपवास करता हूँ। गुंजन हूँ मैं, कलियों का प्यार हूँ। बच्चे मुझे सलाम कर जाते हैं, मैं वो शब्द गढ़ता हूँ जो जीवन के काम आते हैं। वैसे मेरा निवास के डीपी है और गोपाल गुंजन के नाम से कविताएं वगैरह लिखता हूँ। कैप्टन गोपाल सिंह के नाम से लोगों ने कुख्यात कर दिया है। तो आइए अब क्रम चले, सुरेंद्र भाई से शुरू कराएंगे। तो हाँ, अपनी रचना पढ़ेंगे। सुरेंद्र सिंह जी की रचनाओं का आनंद लें और जरा आप लोग रंग में आ जाएं। एक बार जोरदार स्वागत करें कवि महोदय का। विभिन्न रंग मिलेंगे आपको यहाँ साहित्य के। सुरेंद्र भाई जी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आप जाइए।